आप में से कितने लोगों में दानवीर कर्ण है? दानवीर कर्ण। मान लेते कि आप अपने लाइफ से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल की स्टोरी होती है। मेरे एंगल से शायद वो छोटे होंगे, लेकिन शायद आपके एंगल से वो बड़े होंगे, क्योंकि सबका एंगल ही अलग अलग होता है। जो प्रॉब्लम मुझे बहुत छोटा लगता है शायद आप लोगों को बड़ा लगता हो। तो जब लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो आप इवैल्यूएट नहीं कर पाते, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आप उनको समझ नहीं पाते, तो ऐसे केस में ऊपर ही देखना होता है। भले आप एथिस्ट रहो या थीस्ट रहो, आपके मन में श्रद्धा रहे या अंधश्रद्धा रहे या दोनों नहीं रहे, जो चीज आपको नॉर्मली नहीं समझ में आती आप ऐसे ऊपर ही देखते हो, भैया ठीक ही है, कर लो जो करना है। तो आप अपने लाइफ से ऐसे कुछ स्ट्रगलिंग फेज से जा रहे थे, क्योंकि अब स्टूडेंट लाइफ में हो। मैं मानता हूं कि एग्जामिनेशन देना ही स्ट्रगलिंग फेज है, और 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं कि मेरा वो पासिंग नंबर क्रॉस हो जाए। वो 50% कैसे क्रॉस करो, सच में समझ में नहीं आ रहा। यू आर गिविंग एवरीथिंग। आप जैसे नालायक हो मैं नहीं बता रहा हूं, यू आर गिविंग एवरीथिंग दैट यू हैव। लेक्चर्स अटेंड किया है, नोट्स बनाए हैं, पढ़ाई की है, रिवीजन किया हुआ है, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व किया है, एमटीपी किया, आरटीपी किया, ऑथर का बुक कर लिया, घर में चार्ट लगा के रखे हुए हैं, पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज है, दोस्ती दुनियादारी बंद है, सब कुछ वो किया जो एक अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट को करना चाहिए। और इन सबको मैं कॉम्प्रोमाइज मानता भी नहीं है। क्या कॉम्प्रोमाइज है? नेटफ्लिक्स कॉम्प्रोमाइज किया आपने, सैक्रिफाइस किया, सोशल मीडिया को सैक्रिफाइस किया। आप सोशल मीडिया पे 10 दिन नहीं गए, सोशल मीडिया को घंटा फर्क पड़ता है। आप अपने वो 4 दोस्त जिनको दोस्त बोलते हो उनके आपने फोन नहीं उठाए और आपसे नाराज हो गए, तो आपको लगता है आपकी जिंदगी खराब है। आपको लगता है आपकी फैमिली के साथ आप नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब रहेगी। कुछ किसी को फर्क, आपके होने और आपके नहीं होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। पहले तो इतना समझ लो, और इसको ट्राई करना है तो ट्राई करके भी देखो, ऑब्जर्व करके देखो, इवैल्यूएट करके देखो। सच में किसी को नहीं, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एंड नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन यू। तो आपके पास वो फ्रीडम है गायब होने का, वैनिश होने का, साइलेंट जोन में जाने का और कुछ करने का। तो वो बैड फेज चालू है, आपको नहीं समझ रहा है कि क्या करना है। ऐसे केस में किसी ने बोला यहाँ पे एक मंदिर है, जैसे मुंबई का एग्जांपल लेता हूँ, मुंबई में बहुत फेमस मंदिर है सिद्धिविनायक टेम्पल। आप सिद्धिविनायक टेम्पल में जाइए, वहां पे बाहर 2 छोटे छोटे चूहे रखे गए हैं, सिल्वर के, उनके नीचे दान पेटी है। और लोग आपने देखा होगा ऐसा, एक साइड से उसका कान बंद करते हैं, इस साइड से उसके कान में कुछ बताते हैं, देख भाई बाकी पेपर तो संभाल लूंगा, लॉ तो हैंडल कर ले बस। वो बेचारी के ऊपर क्या प्रेशर डाल रहे हो तुम? उसने तो फॉर्म भी नहीं भरा एग्जाम का, और जो तुम नहीं कर पाए 3 अटेम्प्ट में उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। और पैसा कितना देते हो उसको? 20 रुपया। 20 रुपए में लॉ, 30 रुपए में टैक्स, कुछ ज्यादा ही कम सस्ता रेट नहीं हो गया? फिर आपने उसको प्रॉमिस किया, देख अगर मैं पास हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अभी उसके साथ, अब इफ दिन की बात कर रहे हो आप। 3 अटेम्प्ट में तो मैंने जितने लगानी थी ताकत लगा ली, मुझे लग रहा है मेरा लक खराब है। अगर मैं इस अटेम्प्ट में पास हो गया तो पहली सैलरी तेरी। समझ रहे आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर कर आए हो? पहली सैलरी तेरी, और आप उस अटेम्प्ट में पास हो गए और आपको 1.5 लाख रुपया मंथली का जॉब मिल गया। अब आप उसके पास गए, 1.5 लाख दे पाओगे क्या? सोचो, बोल कर तो आए थे
अब इसी चीज को मैं कर्ण की एक स्टोरी से लिंक करना चाहता हूं। कर्ण इज द अनदर नेम फॉर फ्रेंडशिप। थोड़े दिन पहले फ्रेंडशिप डे था और कुछ लोगों ने कृष्ण और सुदामा का फोटो रखा था अपने स्टेटस पे कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो, कि जज नहीं करे अमीर और गरीबी, दोस्ती में पैसे नहीं आने चाहिए, ऐसा कुछ अलग अलग मैसेज लिखे थे लोगों ने। कुछ लोगों ने कर्ण का भी रखा था। कर्ण और दुर्योधन की भी दोस्ती थी, और कृष्ण और सुदामा, कृष्णदामा तो कृष्ण का साथ देगा ही, क्यों देगा? सुदामा के पास चॉइस नहीं था, वो कृष्ण था, वो किसी को चॉइस नहीं देता था मेरे साथ दोस्ती रखनी कि नहीं रखनी है। हाँ, कृष्ण के पास चॉइस था सुदामा के साथ दोस्ती रखे या ये लोअर विल ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट टू द हायर। इस मैग्निफिसेंट जब हायर कनेक्ट्स टू द लोअर, मैं तो महताब से दोस्ती रखूंगा ही ना, मैं तो उनका फोन उठाऊंगा ही ना। जब उल्टा होता है तब एक मैजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, जब हायर रिस्पेक्ट्स द लोअर। लोअर के पास तो वैसे भी चॉइस नहीं होता यार, ठीक है। तो कृष्ण और सुदामा की अपनी दोस्ती की मिसाल है, लेकिन जो दूसरी मिसाल दी जाती है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से, वो दी जाती है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। भले वो सेल्फिश मोटिव से स्टार्ट हुआ था दोस्ती, इट स्टार्टेड विद सेल्फिश मोटिव। दुर्योधन इज वेरी स्ट्रैटेजिक मैन, उसको पता था कि मुझे अर्जुन को हराना है तो मुझे कर्ण को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। इस मोटिव से शायद दोस्ती चालू हुई थी, लेकिन थ्रू आउट द स्टोरी वी हैव टू रिस्पेक्ट दुर्योधना फॉर दिस। थ्रू आउट द स्टोरी दुर्योधना हैज नेवर जज कर्ण फॉर हिज फ्रेंडशिप, नेवर। एट द सेम टाइम कर्ण has never disappointed दुर्योधना, ठीक है ना। बिकॉज किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया है तो उसने वो भरोसा पाला है, प्रिजर्व किया है। भले अपने खुद के ब्लड ब्रदर्स के अगेंस्ट खड़ा रहना पड़े तो भी उसने दोस्ती को गिव अप नहीं किया। तो वो भी एक दोस्ती बोली जाती है जो सही और गलत को जज ही नहीं करती। उन्हीं के मिर्जापुर में भी डायलॉग है, वो सी है वो जरूरी नहीं है, वो मेरा लड़का है वो जरूरी है। तो वैसे ही यहां पे भी होता है कि वो दुर्योधन कैसा है वो जरूरी नहीं है, वो मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, वो जरूरी है। तो कर्ण, बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ये सारे शब्द उससे आए हैं। फ्रेंडशिप, कमिटमेंट, इन सारी क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं। नॉट ओनली दैट, कर्ण का इसमें और एक क्वालिटी है विच इज क्वालिटी ऑफ गिविंग, दान। मैं अगर इतिहास का सबसे अच्छा दानवीर अगर आपको पूछूं, आपके माइंड में कौन आता है, तो कर्ण ही आएंगे, क्योंकि उनको वरदान ही वैसे मिला है दैट ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू प्रिजर्व द धर्म ऑफ गिविंग। कि देना है तो मुझे देना पड़ेगा, कुछ मेरे पास उसकी चॉइस नहीं है। और उसकी बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी। उनके कवच था, आपको पता ही था, सुना होगा कि सूर्य कवच था उनके बॉडी पे, जो बॉडी को अटैच बोला जाता है, उनकी स्किन को अटैच है। और जब महाभारत का वॉर चालू था तो कर्ण जी ने ना, वो पंडित जी, उनका ऐसा था कि पूजा करने के बाद सूर्य पूजा, अर्ली मॉर्निंग ही यूज्ड टू डू सूर्य पूजा एवरी डे। और सूर्य पूजा होने के बाद अगर कोई भी अगर उनके पास कुछ भी मांगता है तो ही विल जस्ट से तथास्तु, he will not judge, he will give whatever it is। तो इसी का ही फायदा उठा के मतलब इंद्रदेव ने क्या किया, उनसे वो कवच ही मांग लिया। जब कवच मांगने आया, वॉर चालू है, कॉमन सेंस है ना, ये अपोजिट पार्टी का मतलब एक प्लानिंग है, और वो कवच ही उसको जिंदगी भर प्रोटेक्ट करके आया था। उसको पता है कवच दे दूंगा तो जिंदगी देनी पड़ेगी, बट विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट ही गेव इट, बिकॉज ही न्यू हारना ही उसके डेस्टिनी में लिखा है, और शायद वो हारना ही चाहता था। नहीं तो अगर वो नहीं चाहता तो वो नहीं हार सकता था, इम्पॉसिबल था उसको हराना। तो उसने तभी शायद वो अपना बोलते हैं ना, एक मन की तैयारी कर लेती है। हम एक्चुअल सैक्रिफाइस करने से पहले मेंटली वो सैक्रिफाइस करना
सीखना चाहिए, आना चाहिए, तो वो भी सीखो आप इस सब में से। रियल सैक्रिफाइस तो बाद में होता है, रियल स्ट्रगल तो बाद में होता है। पहले आप अपनी मन की तो तैयारी करो कि हाँ मुझे इस रास्ते पे जाना है। आज संडे है, बहुत सारे बच्चे आराम कर रहे हैं, आप घर से सैक्रिफाइस कर कर आए हो अपनी नींद को कि नहीं मेरी सैक्रिफाइस करना है, ये चीज अचीव करनी है तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस से ही स्टोरीज बनती है। और सैक्रिफाइस भी क्या ही यार, 8 घंटे सो ही गए थे, 12 घंटे सो के क्या ही मिलेगा। अगर 2 घंटे 1.5 घंटे कम सो के अगर हम हमारी जिंदगी बना सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं? क्यों हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ से इतना नफरत है? क्या प्रॉब्लम है अगर हम बहुत अच्छे बन सकते हैं तो बनने का ट्राई करो। तो मैं कर्ण की आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। वैसे अलग अलग है, एक तो ये मैंने बताई कि मुझे प्रूव करना है कि उनको क्यों बोला जाता है दानवीर कर्ण, ये टाइटल वो डिजर्व क्यों करते हैं, एक तो आपको पता है। और एक स्टोरी है कर्ण जी की, जब उनके गुरु या कोई ऋषि ऊपर मतलब कंपटीशन चलते रहता है हमेशा, भगवानों में एक आर्ग्यूमेंट चलते रहता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ दानी की सीक्वेंस में जब सब कुछ चल रहा था, ये वॉर वगैरह नहीं हुआ था, दुर्योधन भी था, अर्जुन भी थे, अर्जुन के पास भी पैलेस वगैरह था, राज्य था अपना, और कर्ण के पास भी अपना एक राज्य था। तो चेक करना था, परीक्षा लेनी थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो वही भगवान अवतार लेके, साधु जी का अवतार लेके बारिश के दिनों में बोलते हैं मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ खाली चंदन की लकड़ी से हो सकता है और कोई लकड़ी से नहीं हो सकता, सैंडलवुड से ही हो सकता है। और प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने राज्य में हर दुकान पे जाके सैंडलवुड की लकड़ी मांगी। अब उस दिनों में वेयर हाउस वगैरह ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे अभी कंक्रीट के वेयर हाउस होते हैं वैसे नहीं होते, ठीक है ना। उस जमाने में लकड़ियां वगैरह स्टोर ओपन भी किया जाती थी, तो सारी लकड़ियां गीली हो गई थी और यज्ञ आज के आज होना है, और साधु जी को क्या नहीं मिल रही है, सैंडलवुड की लकड़ियां नहीं मिल रही है। तो वो राजा के पास गए, सबके पास गए, दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को, जाओ साधु जी को यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर आओ। पूरे राज्य में उन्होंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अर्जुन ने भी वही किया, अर्जुन ने थोड़े ज़्यादा एफर्ट मारे, अर्जुन खुद भी गया ढूंढने क्योंकि अर्जुन भी अच्छा इंसान था, लेकिन अगेन ही डिड नॉट फाइंड इट। कर्ण के पास आए, कर्ण ने लकड़ियां ढूंढी, कर्ण को भी लकड़ियां नहीं मिली क्योंकि लकड़ियां था ही नहीं। बाद में कर्ण को याद आया कि जिस बेड पे वो सोता है वो बेड सैंडलवुड से बना है, एंड विदाउट इवन थिंकिंग ही गिव द ऑर्डर कि मेरा बेड जो है वो सैंडलवुड से बना हुआ है, उसको ब्रेक करो। और आपको पता होगा राजा महाराजाओं का बेड जो होता था वो शायद वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ होती होगी और मोस्ट कंफर्टिंग चीज़ होती होगी, और एक सादे साधु के लिए उन्होंने वो तुड़वा दिया। ये भी एक स्टोरी है, इसके वजह से इनको दानवीर कर्ण बोला जाता है। मतलब जब जब उनकी परीक्षा ली गई तब तब वो उस परीक्षा में पास हुए हैं। अब एक रियल स्टोरी शायद आपने नहीं सुनी होगी, मतलब रियल मतलब माइथोलॉजी की स्टोरी है। कर्ण का जो राज्य था छोटा मोटा, अगेन विच वॉज गिफ्टेड बाय दुर्योधन टू हिम, जिस राज्य के वो राजा थे उस राज्य में सबको पता था कि कर्ण दानवीर है, और इसलिए उनका कोई फायदा नहीं उठाता था। जब आपको पता है कि सामने वाला दे ही देगा, सामने वाला तथास्तु बोल ही देगा, तो आप उससे उतना ही मांगते हो जितना आपको जरूरत है। आप पूरा राज्य मांग लोगे तो वो पागल पूरा राज्य दे देगा आपको, आपको पूरे राज्य की जरूरत नहीं है। तो जैसा राजा वैसी प्रजा भी थी, बहुत ही लॉयल प्रजा थी उनकी, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनको पता था उनका राजा बहुत अच्छा राजा है। तो उनके गांव में एक बहुत ही गरीब किसान फार्मर, उनकी डॉटर की शादी थी, और आपको पता ही है डॉटर की शादी एक फादर के लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और वो डॉटर की शादी उनको थोड़ी धूमधाम से या थोड़ी अच्छे तरीके से करनी थी। जो लड़के वाले थे उनकी अच्छी से सेवा वगैरह उनको करनी थी, खाना वगैरह जो भी है। और बिकॉज ही वॉज वेरी पोअर, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी विथ हिम,
तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जो सेव करके रखी थी इस इवेंट के लिए वो काउंट की, और 2 सोने के नाने कम पड़ रहे थे। अब वहाँ पे नाने बोलते थे, अभी डॉलर समझो, रुपए बोलो, जो भी समझो, उस टाइम की जो करेंसी थी वो 2 सोने के नाने कम पड़ रहे थे उनके बजट के हिसाब से। तो 2 नाने कहाँ से मांगेंगे वो, बताइए? कर्ण से मांगेंगे। अब कब मांगेंगे? सुबह के टाइम पे मांगेंगे। क्यों? सुबह वो ना नहीं बोलते, या उनका एक्सेस इजीली अवेलेबल है प्रजा को, मतलब कोई भी जा सकता है। तो वो सूर्य मंदिर में उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की। ये फार्मर हाथ जोड़ के पहले से ही शायद मंदिर के बाहर खड़े थे। अब राजा महाराजा या कोई भी मंदिर जब करता है तो आपको पता होता है कि ऑलमोस्ट वो नग्ना, मतलब वो खाली धोती या ऐसा कुछ, तो मतलब राजा जैसे वो रेडी होके नहीं जाते भगवान के सामने ना, पुजारी जैसे धोती वगैरह बांध के खाली, मतलब राजा के जैसे जब वो सिंहासन पे बैठते हैं तो उनके बॉडी पे बहुत सारा होता है धन, ज्वेलरी होता है, और तभी अगर कोई मांगेगा तो कुछ निकाल के दिया जा सकता है। या उनके आजू बाजू में लोग होते हैं जो उनको ऑर्डर देंगे, चलो इनकी जो है डिमांड इनको पूरा करो। मंदिर से बाहर आए हो अभी, ठीक है ना, गाभारे से बाहर आए मंदिर के, पता है आपको, छोटी सी जगह होती है, और उनके हाथ में खाली पूजा जो करते थे वो पता है ना आपको, अपना पिंडी जिसको हम बोलते हैं, शिवा का जो ऑल्टर होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो कलसी खाली उनके हाथ में थी, और वो भी लेफ्ट हैंड में थी, क्योंकि जल चढ़ा के वो खाली कलसी लेके बाहर आए थे। वो कलसी जो थी वो गोल्ड की थी, प्योर गोल्ड, राजा है ना, तो जल चढ़ाने के लिए क्या लेके जाते थे? प्योर गोल्ड की एक कलसी उनके हाथ में थी, यूटेंसिल था एक बहुत बड़ा। तो ये जो फार्मर है उसने हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरी बेटी की शादी है, सब कुछ कुशल मंगल है, सब अरेंजमेंट हो चुकी है, आपकी दया से अगर 2 नाने अगर मिल जाते तो अच्छा हो जाता, मेरी जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाती। तो 2 नाने तो बेचारा लेकर आए नहीं होंगे, वॉलेट वगैरह लाए नहीं रहेंगे करने जी सुबह सुबह मंदिर में, और गूगल पे था नहीं। तो उन्होंने एक राइट हैंड से अपनी धोती पकड़ी होगी शायद, ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज, और लेफ्ट हैंड में उनके हाथ में क्या था? वो कलश था, बहुत बड़ा सोने का कलश था। वो कलश उन्होंने फार्मर को ऑफर किया और बोला, तथास्तु, कुशल मंगल रहिए, हमारी दुआएं आपके बेटी के साथ रहेंगी। अब जब कलश सोने का इतना बड़ा, 2 नाने मांगने गया था वो, इतना बड़ा सोने का कलश मिल गया, मतलब वो गरीबी से अभी अमीर हो सकता है, इतनी महंगी चीज है वो। तो फार्मर खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए। और राजा है, अच्छा राजा है, अच्छे दिल से दिया है, आशीर्वाद के साथ दिया, ब्लेसिंग के साथ दिया है। वो फार्मर नाराज था, बोलता है, महाराज आपने जो गिफ्ट मुझे दिया यह अपशकुन हो गया। मैं बहुत शुभ कार्य के लिए आपके पास 2 नाने मांगने आया था, आप मुझे 2 नाने दोपहर में बुला के भी दे देते तो भी चल जाता। आपने इमीडिएटली ऐसा कृत्य क्यों किया महाराज? ऐसा क्यों किया कि आपने मुझे लेफ्ट हैंड से शुभ कार्य के लिए आपने वो दान दिया? लेफ्ट हैंड से दिया ना, राइट हैंड से देते तो आपको खाली करना ही क्या था? लेफ्ट हैंड से कलश आपने जो मुझे दिया, 2 मिनट आप रुकते, 2 सेकेंड रुकते, आप लेफ्ट से कहाँ पे लेते, राइट से लेते और देते, कलश देते। मेरे को कलश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है मेरे लिए, तो आपकी दुआ सर के ऊपर ही है, अच्छा है अपने मेरे लिए। खाली आपने जो लेफ्ट से दिया ना वो अपशकुन हो गया। मुझे नहीं पता अभी इसका मेरी बेटी की शादी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अब अगर मैं करना होता तो मैं उसको बिठा के समझाता, इधर आ बस तो जरा लेकिन क्योंकि करना थे, राजा थे, अच्छे थे, इतना बोलना अलाउड नहीं होता राजा के साथ जितना ये फार्मर बोल रहा है। लेकिन ठीक है, मान लेते अभी उसके भी बात। कर्ण ने उस दिन उसको समझाया, ये राइट भी मेरा और ये लेफ्ट भी मेरा। अगर इसमें शगुन है तो इसमें भी शगुन ही है।
ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मंदिर में रखोगे तो पहला राइट पैर ही आगे रखना है, लेफ्ट पैर अपशगुन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेफ्ट से भी आगे जा सकते हो। क्या है तो आप ही का ही ना, कैसे सही और कैसे गलत ये उस टाइम पे बोला गया है इस हिस्ट्री में। तो फिर आप लॉजिक पूछोगे, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं लेफ्ट से नहीं करना चाहिए, इसका भी कुछ लॉजिक होगा। इसका सदगुरु ने आंसर दिया एक वीडियो में, मेरे पास भी नहीं था कि हम लेफ्ट को क्यों कम यूज करते हैं, वाई वी ऑलवेज यूज राइट ना, ज्यादा मतलब कुछ लोग लेफ्ट ही होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। हम ज्यादा राइट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइंस को अगर आप पढ़ोगे, बॉडी को अगर पढ़ोगे, तो आपका हार्ट किधर है, ये उतना तो जनरल नॉलेज होना चाहिए। ये मयूर नीचे नहीं है, ऊपर है। हार्ट किधर है, सेंटर में नहीं होता। अरे फील करके देखो ना, इधर देखो, फील करके कुछ नहीं बज रहेगा, इधर करोगे तो कुछ बजेगा। तो किधर है, लेफ्ट में हार्ट होता है। और क्योंकि हार्ट लेफ्ट में होता है और वो बहुत ही डेलीकेट है रे, लोखंड का नहीं है, और उससे थाउजेंड्स ऑफ वेज, ऐसे अपने बाल की जितनी छोटी छोटी है उससे भी छोटी छोटी वेंस निकली हुई है, जो पूरे बॉडी को टॉप से लेके बॉटम तक ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर उसमें की एक भी धागा टूट जाता है ना, तो गड़बड़ हो सकता है बहुत। तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि कोई अगर हेवी लिफ्टिंग है तो लेफ्ट से मत करो, मतलब लेफ्ट को प्रिजर्व करो, लेफ्ट को कम काम दो। क्यों, क्योंकि आप अगर लेफ्ट को ज्यादा यूज करोगे, हार्ट इधर है, प्रेशर ज्यादा आएगा। राइट में ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो राइट से आप हेवी लिफ्टिंग करो तो हार्ट झेल लेता है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? इस साइंस के वजह से हम राइट को ज्यादा यूज करते हैं और लेफ्ट को कम यूज करते हैं। लेकिन हमको शुभ अशुभ में सिखाया गया, क्योंकि उस टाइम पे शायद साइंस सिखाना डिफिकल्ट होता होगा, तो कोई गुरुजी ने बोला होगा बच्चों राइट से ज्यादा काम करो, लेफ्ट से कम करो। इसने सोच लिया कि गुरुजी ने बोल दिया तो ये शुभ है और ये अशुभ है, ऐसी चिट्ठी चल गई मार्केट में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। हाँ, तो ये कर्ण ने उस फार्मर को समझाया, लेकिन इतना समझाने के बाद भी फार्मर क्या बोलता है पता है, लेकिन महाराज चलो ठीक है, आपकी भी बात मान लेता हूं, मेरे समाधान के लिए तो आप प्लीज फिर से ले लीजिए और ये एक्सचेंज करके अपने शुभ हाथों से आप मुझे देंगे तो बहुत अच्छा हो। उसमें भी एडजस्टमेंट एंट्री, समझ रहा है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि जो रॉन्ग एंट्री मारा है उसका रिवर्स एंट्री मारो, फिर राइट एंट्री मारो, ठीक है ना, तो ठीक हो जाएगा। अपशगुन रिवर्स। कर्ण ने फिर उसको समझाया, देख अभी बहुत हो गया बांध निकालू कर्ण ने समझाया कि मैंने लेफ्ट से इसलिए दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको सोच समझ के दूं। जो सोच समझ के दे वो कर्ण नहीं है, जो बस दे दे और सोचे भी नहीं वो कर्ण है। अगर लेफ्ट से राइट में लेता मैं तो मुझे एक मोमेंट का तो टाइम मिलता, एक मोमेंट मिलती ना मुझे। एक मोमेंट का जब मुझे टाइम मिलता, उस मोमेंट में मैं ये सोच लेता कि इसको कलशी की क्या जरूरत है, और ये कलश बहुत यूनिक कलश है, इससे मैं रोज अपने भगवान को जल चढ़ाता हूं। आज ये दे दूंगा तो कल मेरे पास कलश, मुझे रेगुलर कलश लाना पड़ेगा, एक दिन में तो सोने का कलश बना के नहीं मिलेगा, और ये बनाने के लिए फिर से खर्चा भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसको सोने के नाने ही चाहिए ना, मैं इसको बोलूंगा आधा घंटा वेट करो, 2 के जगह पे 20 दे देता हूं। आपने 2 मांगे, मैं 20 देता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम दो, कलश नहीं दूंगा। तो ये तो सोचा समझा दान हो गया ना, मतलब कैपेसिटी में जितना है उतना देने की बात हो गई ना। वो कर्ण नहीं है। कर्ण जब देता है तो बिना सोचे देता है। तो आपने जब किसी स्टोरी को अपने आप से लिंक करना है, आपने उस गणपति के मंदिर के बाहर बैठे हुए चूहे को बोला था, इफ यू रिमेंबर, कि भाई पास करा दे, पहली सैलरी
तेरी। अब आपके अंदर का दानवीर कर्ण जाग रहा है कि लॉजिकल ब्रेन जागेगा। देख लो जब आपके साथ ऐसा कभी होगा, 1.5 लाख जब आपके अकाउंट में रहेंगे तो आपके मन में एक बार तो आएगा ना, आप जाके उस चूहे से बात नहीं करोगे क्या, थोड़ा निगोशिएट नहीं करोगे क्या? देख भाई तूने पास किया, आई एग्री, लेकिन देख अटेम्प्ट तो मैंने दिए थे ना, नोट्स तो मैंने बनाए ना, रिवीजन लेक्चर तो मैंने अटेंड किए थे, तो डोंट यू थिंक आई ऑल्सो डिजर्व समथिंग? नो, यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन माई सक्सेस, दैट इज नॉट निगोशिएबल। आई अप्रिशिएट योर एग्जिस्टेंस इन माई लाइफ। जब मैंने सरेंडर किया तब तूने हेल्प किया, वो मेरे को समझ रहा है, लेकिन देख मेरे एफर्ट के बिना हो सकता था क्या? गॉड कंप्लीट द सेंटेंस विच स्टार्टेड बाय ह्यूमन ना, तो मैंने स्टार्ट किया तो आपने कंप्लीट किया ना, मैं अटेम्प्ट ही नहीं देता चाहता तो। अटेम्प्ट देना तो मेरी चॉइस थी, तो ये निगोशिएशन चालू है अभी उसके साथ। वो बेचारा कुछ बोलता है क्या रिटर्न में? कुछ नहीं बोलता, तो आप उससे बात कर रहे हो। देख आधा तेरा आधा मेरा, क्या बोलता है? 75,000 तेरा, 75,000 मेरा। फिर आप बोलते हो तुझे पता है 75,000 में ना बाइक नहीं आती, एक काम करते हैं 1 लाख मेरा, 50,000 तेरा। अच्छा सुन, बाइक लूंगा तो हेलमेट भी लेना पड़ेगा ना, तो एक काम करते हैं एक्सेसरीज भी ले लेता हूँ। अच्छा सुन ना, मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया है, हाँ एक काम कर लेना, तो 5,000 पे सेटल हो सकता है क्या? हाँ गा रहे हैं पक्का, और मोदक अलग से लाया हूं। तो आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप निगोशिएट करते हो, तब आपको उस आशीर्वाद की वैल्यू नहीं दिखती। और ये आपको पता है, अभी तो मैंने बता दिया ना कि आपका मन तभी बदल जाएगा। आप चाहते थे कि आपका मन नहीं बदले करके आपने एम्प्लॉयर को एक लेटर लिखा कि सर I wish you to transfer the first salary to this particular trust। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, समझ में आ रहा है ना? अपने ट्रस्ट का अकाउंट नंबर दिया, सब कुछ दे दिया, बोला कि दिस इज माई फर्स्ट जॉब, दिस इज माई फर्स्ट सैलरी एंड दैट्स माई फेथ। आई वांटेड माई फर्स्ट सैलरी टू बी डिवोटेड टू दिस पर्टिकुलर टेम्पल, काइंडली ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर मनी टू दिस पर्टिकुलर कॉज, डोंट इवन गिव मी। आपका एम्प्लॉयर भी आपसे लॉजिक पूछ रहा है, आप ले लो और आप दे दो। सर मेरे अकाउंट में आ गया ना, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर देना, आई कैन नॉट मेक दैट डिसीजन, सो कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी। मुझे आप डायरेक्टली सेकेंड मंथ से सैलरी दो, पहले मंथ की सैलरी आप इस देवस्थान को, इस टेम्पल को, इस गुरुद्वारा को, इस चर्च को, इस मॉस्क को, या इस पर्टिकुलर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, या गवर्नमेंट इंडिया के सोल्जर्स को, किसी को भी, इट कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन। आई गिव टेम्पल का एग्जाम्पल बिकॉज दैट वॉज रेलेवेंट फॉर मी। आप अपने हिसाब से समझो, आप नहीं रिसीव करना चाहते, या आपकी मम्मी के अकाउंट में आप बोल रहे हो सर ये मेरी मम्मी का इनकम है, ये मेरे पापा का इनकम है, ये मेरे भाई का इनकम है, ये मेरे गुरु का इनकम है, मेरा अकाउंट ले लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, तो आपने उनको डाइवर्ट किया पूरे इनकम को, समझ रहे आपको? इसको सैलरी फॉरगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलरी फॉरगॉन, मतलब आप नहीं लेना चाहते सैलरी, आप सैलरी कहीं और देना चाहते हो, और उस पूरे 12 महीने में आपने सैलरी कमाई तो होगी, लेकिन आपके अकाउंट में आई कितनी होंगी? आपकी इंडिविजुअल अकाउंट में 11 महीने की। मेरा सवाल क्या है पता है आपसे? आप टैक्स कितनी सैलरी इसके ऊपर भरोगे, 12 की 11? आपने अर्न कितना किया? 12। आपने रिसीव्ड कितना किया? 11। अर्न कितना? अर्न करना मतलब क्या करना? काम करना। आपने काम कितने महीने के लिए किया? 12 महीने के लिए किया, लेकिन सैलरी मिली कितनी महीने की आपको? 11 महीने की। तो आप टैक्स कितने के ऊपर भरोगे? 12 के ऊपर भरोगे आप। क्यों सर 12 के ऊपर भरोगे? एक तो सैलरी मिली नहीं मुझे, जो मिली नहीं उसके ऊपर मैं टैक्स क्यों भरूं? उस सैलरी का क्या करना है वो डिसाइड किसने किया? आपने। मतलब पावर आपके हाथ में आ गई थी। एम्प्लॉयर ने तो उतना ही पैसा दिया ना। एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस कितना बुक किया होगा? 12 महीने का। 11 आपको दिया, एक आपके देवस्थान को दिया। मतलब आपने अर्न की तभी तो आपने डाइवर्ट की ना। दैट वाज योर चॉइस। हाउ यू डिस्पोज ऑफ योर सैलरी हैज नथिंग टू डू विद सैलरी चैप्टर। वो डिस्पोजल ऑफ इनकम है। पैसा आने के बाद आप कपड़े भी ले सकते थे, बाइक भी ले सकते थे, पार्टी भी दे सकते थे दोस्तों को, दारू भी पी सकते थे। वो भी एक कल्चर है हमारे देश में। पहली सैलरी पार्टी पे उड़ाऊंगा, है कि नहीं? इवन दैट इज द कल्चर।
आपको अभी डोनेशन की बात कर रहा था तो आपको वियर्ड लग रहा था, अभी मैं बोलूंगा दारू पार्टी रखेंगे तो आपको ठीक ठाक लगेगा, शायद आप उस कल्चर से बिलोंग करते हो। तो पहली सैलरी का क्या करना है, या इनफैक्ट इसके आगे की हर सैलरी का क्या करना है, ये डिसाइड आप करते हो। और आपने जब उसको अर्न किया तो उसको तो टैक्स करना ही पड़ेगा हमें, इसलिए सैलरी फॉरगॉन टैक्सेबल होता है। मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है, लेकिन 1962 में वी वर फाइटिंग वॉर, वी हैड वॉर्स विथ अवर नेबर्स। चाइना के साथ वॉर था, पाकिस्तान के साथ हुआ है, मल्टीपल टाइम हमारे देश ने वॉर को फेस किया है। कारगिल वॉर भी हुआ था, इफ यू रिमेंबर। तो जब वॉर होता है तो देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोका जाता है, इसलिए हर कंट्री को वॉर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वॉर में फिर पैसे कहां पे लगते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस पे, गोली बारूद लेने पड़ेंगे। मतलब वो वेस्टफुल एक्टिविटी है, क्रिएटिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव है। तुम बड़ा बॉम्ब लाएगा, सामने वाला और बड़ा बॉम्ब लाएगा, फिर ये लोग और बड़ा बॉम्ब लेकर आएंगे। वो फाइटर प्लेन लेकर आएगा, ये फाइटर जेट लेकर आएगा, वो एक सबमरीन लाएंगे, ये 4 सबमरीन लाएंगे। इस कंप्लीटली वेस्टफुल रिसोर्सेस, वेस्टिंग ऑफ बोथ साइड। इट्स नॉट दैट हु लूज। किसी ने बहुत अच्छे से बोला है, नोबडी विन्स द वॉर, एवरीबडी लूजेस द वॉर। सेम गोज विथ फाइट, सेम गोज विथ ईगो। You cannot fight and win. You never win. You always lose. अब खाली लूज लूज में तो होता है, ज्यादा किसने लूज किया और कम किसने लूज किया। जिसने कम लूज किया वो विनर बोलता है अपने आप को। ये बाबा तू लूजर है, खाली यू आर प्रोपोर्शनेटली लेस लूजर। यू हैव लॉस्ट द रिसोर्सेस, टाइम, मनी, एनर्जी, देश का अटेंशन। कहां हमको विकसित भारत बनना था, कहां आप लोग वॉर चालू कर दिया। तो वॉर नहीं होना चाहिए किसी भी देश के साथ, ना हमारा ना कहीं और। वॉर इज नॉट गुड। लेकिन तभी वॉर हुआ था। नेबर अच्छे नहीं है तो नहीं है, क्या ही करोगे। दोनों देश ने यही सोचना चाहिए ना कि वॉर नहीं करना चाहिए। तो जब वॉर हुआ तो देश का कैश रिजर्व खत्म हो गया, और ऐसे बोला जाता है कि हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना ही पैसा बचा था कि या तो वो लास्ट मंथ का सैलरी देता, मतलब 1 महीने का सैलरी देता, या वॉर कंटिन्यू करने के लिए वो फंड डाइवर्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने पूछा सारे गवर्नमेंट के हेड्स को कि क्या करें, सैलरी दे या वॉर को कंटिन्यू रखे। आर्मी हेड्स को पूछा गया, व्हाट यू वांट, सैलरी और कंटिन्यूशन ऑफ वॉर। क्योंकि सैलरी देना मतलब वॉर को सरेंडर करना, वी हैव टू सरेंडर। तो आर्मी वाले लोगों ने क्या बोला होगा, सैलरी दे दो, सरेंडर कर देते? नहीं, ऑब्वियसली दे वुड हैव सेड, सर सैलरी की बात क्या कर रहे हो, जान देने के लिए रेडी है हम, जान देने के लिए भी रेडी है, लेने के लिए भी रेडी है। सैलरी नहीं भी दोगे चलेगा। वो जरा आर्म्स एंड एम्यूनेशन और वॉर का जो सप्लाई है, जो हमारे सोल्जर्स जो वहाँ लड़ रहे हैं, आप एक काम करो, फंड वहाँ पे डाइवर्ट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोगों ने बोला होगा। दिस इज ऑल्सो सैलरी फॉरगॉन। अरे आपने अर्न किया था और आप नहीं रिसीव करने वाले हो, सैलरी फॉरगॉन का ये एग्जाम्पल है। कितना बुरा लगता कि आपने देश के सोल्जर्स के लिए कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर आपको क्या भरना पड़ रहा है, टैक्स। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई सैलरी फॉरगो करता है, उसको हम सैलरी सरेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरेंडर, विच हैपेंस अंडर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या कोई एक्ट के अंदर होता है गवर्नमेंट का, तो उसको हम सैलरी सरेंडर बोलेंगे और इसको टैक्स नहीं करेंगे। ये सब सुनकर नॉट ओनली गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट सेक्टर को तो मैंडेट किया गया था, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज ने भी अपने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया, हमारी सैलरी हमें मत दो, डायरेक्टली डाइवर्ट कर दो। समझ में आ रहा है? कौन से एक्ट के अंदर? वो जो गवर्नमेंट का कोई एक्ट बना होगा, सैलरी सरेंडर एक्ट, उसके अंदर, तो उसको उन्होंने टैक्सेबल रखा होगा कि एग्जम्प्ट रखा होगा। तो इतना ये काम का नहीं है कॉन्सेप्ट, फिर भी मैंने आपको बता दिया, खाली आपको नॉलेज होना चाहिए। सैलरी फॉरगॉन आएगा तो एग्जाम में क्या करने का, टैक्सेबल लिखने का। सैलरी सरेंडर आएगा तो क्या लिखने का, एग्जम्प्ट। बस इतना ही आएगा, तो बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ानी थी तो मैंने पढ़ा दी। एक एक पैरा इसके ऊपर आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, यू मे रीड इट नाउ, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। यहां तक क्लियर है? अब अकाउंटिंग में आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड अक्रूवल ना,
सुना है आप लोगों ने अक्रूवल कॉन्सेप्ट? पढ़ा हो ना? मर नहीं रहे हो ना? 4-5 मिनट है, जब तक बच्चे आएंगे नहीं तब तक पढ़ाना कंटिन्यू रखो, जब आएंगे तब रोक देंगे, मतलब उसके 5-10 मिनट पहले। हाँ, एक ही है, वही तो बता रहा हूँ, कंसल्टेंसी की एक ही है। प्रणव का कल मस्त मैसेज आया, सर मैं कौन से लेक्चर में बैठना है मेरे को? मेरे को दोनों लेक्चर में बोला गया कंपलसरी बैठना है। सीए इंटर में भी कंपलसरी बैठना है और कंसल्टेंसी की ट्रेनिंग में भी कंपलसरी। मैं बोला दोनों के बीच में, 2 क्लासरूम के बीच में चेयर लगा के बैठ। बिजनेस में सुनो आप कैसे होता है बिजनेस में। बिजनेस की पहले बात समझते फिर सैलरी में जाते हैं। बिजनेस में पहले सैलरी अक्रू होती है। क्या होती है? बिजनेस में बता रहा है, बिजनेस में पहले इनकम अक्रू होता है। अक्रू होना मतलब क्या करना? हमने ऑडिट कंप्लीट किया साहब, हम सीए फर्म है, हमने किसी का ऑडिट कंप्लीट किया, हमारा काम खत्म हो गया कि नहीं, तो हमारी फी क्या हो गई? अक्रू हो गई, ठीक है ना? अक्रू हो गई। फिर हमारी बिलिंग टीम क्या करेगी? बिल इशू करेगी, इनवॉइस इशू करेगी और इनवॉइस में लिखेगी कि विद इन 15 डेज आपको सैलरी बता रहा फिर से, फी इनकम फी प्रोफेशनल फी पे करनी पड़ेगी। मतलब अभी क्या हो गया? वो ड्यू हो गया। क्या हो गया? ड्यू। मतलब अभी अक्रू हो गया था लेकिन हमने मांगा नहीं था, ठीक है ना? अभी हमने मांगा तो इसको क्या बोलते हैं? ड्यू। अभी यहाँ पे क्या हुआ था? अक्रू। समझ में आ रहा था ना? जो पहले अक्रू हुआ था लेकिन मांगा नहीं था, हमने मांगा नहीं था तो क्लाइंट दे भी नहीं रहा था। अब हमने मांग लिया तो क्या हो गया? वो ड्यू हो गया। अब क्लाइंट देगा या नहीं देगा वो अगली बात चालू होती है। क्लाइंट ने दे दिया तो डेट रियलाइज्ड और क्लाइंट ने नहीं दिया तो डेट अनरियलाइज, उसको ही बैड डेट बोलते हो आप लोग। समझ में आ रहा है? तो ये रिसीव्ड बाद में होता है। तो 3 इवेंट होते हैं पैसे कमाने में। पहले अक्रू होता है, फिर ड्यू होता है और फिर रिसीव्ड होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये कौन से डेट पे अपने टैली सिस्टम में या अकाउंटिंग सिस्टम में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री कब मारनी चाहिए, कब ये टैक्सेबल होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? जब रिसीव होगा तो ही हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, जब ड्यू होगा तभी हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, या इनकम जब अक्रू होगा तब इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। 3 इवेंट है आपके पास। अक्रूवल सिस्टम बोलते हो आप लोग ना? आप ड्यू पे पंच करते हो, दैट इज योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आपका ड्यू और अक्रू यूजुअली एक ही साल में आता है, एक ही फाइनेंशियल ईयर में आता है। ये अक्रूवल का कॉन्सेप्ट आपको 31 मार्च पे लॉजिक लगाना पड़ता है। 31 मार्च पे भले आपने बिल इशू नहीं भी किए होंगे तभी भी आपको अक्रूवल सिस्टम पे इनकम बुक करना पड़ता है, क्योंकि आप अक्रूवल फॉलो करते हो। प्रैक्टिकली आप नहीं करते वो अलग बात है। मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, अक्रूवल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ कि अक्रूवल सिस्टम मतलब इट शुड बी टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस। आप जब जीएसटी पढ़ोगे तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आपने इनवॉइस इशू नहीं भी किया होगा तभी भी जब से ड्यू हुआ है उसके 30 डेज में अगर आपने इनवॉइस नहीं भी इशू किया तभी भी आपको जीएसटी भरना पड़ता है। तो जीएसटी भी अक्रूवल पे ही लगता है, ड्यू पे नहीं लगता। ड्यू का अलग अलग मतलब भी आएगा। ड्यू का मतलब आप ऐसा मत समझो कि डेट ऑफ इनवॉइस इज अ डेट ऑफ ड्यू। ना 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 ना, डेट ऑफ इनवॉइस एक अलग गेम है, वो बीच में का इवेंट है इधर किधर। तो हमने इनवॉइस में लिखा है कि आपको ये बिल 3 महीने में देना है, तो अभी 3 महीने के बाद ड्यू होगा। वो अक्रू तो बहुत पहले ही हो गया था, इनवॉइस भी इश्यू हो गया। अब मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया है साहब 90 डेज का, तो ड्यू तो तभी होगा। आप स्टूडेंट हो, मैंने बोला 5 इंस्टॉलमेंट में देना, तो सर मैं आपसे 4 इंस्टॉलमेंट मांग ही नहीं सकता अगली। क्यों नहीं मांग सकता? अक्रू हो चुका है, फी लग चुका है आपको 1 लाख रुपए का। लेकिन क्योंकि हमने आपको ऑप्शन दिया कि 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में दो, तो मैं आपसे वही उसी का ही रिकवर। अरे मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके रखा है 50-60 लाख का घर बांधने के लिए। मेरे को आईसीआईसीआई बैंक आज व्हाट्सअप करके नहीं बोल सकती सुनो ना वो अगला ईएमआई अभी भर दो। वो ड्यू जो हुआ नहीं वो मुझसे रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, जो ड्यू हो चुका है और मैंने भरा नहीं उसके लिए रिकवरी चालू हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ड्यू एक अलग चीज है। ड्यू मतलब पेएबल का डेट हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है वो। मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट पहले इश्यू होता है और उसके बाद 15 दिन के बाद वो ड्यू होता है, उसको ड्यू डेट बोलते हो आप लोग। कि उसके पहले भर सकता हूं मैं, लेकिन उस दिन तो भरना ही पड़ेगा, नहीं भरोगे तो उसके बाद मुझे पेनाल्टी इंटरेस्ट लगना चालू होगा। तो ये 3 इवेंट ठीक है क्या? पहले आपके माइंड में इन 3 इवेंट का क्लियर है क्या?
अभी मुझे ये तो हो गया बिजनेस का ना, बिजनेस यहाँ पे टैक्स होता है अक्रूवल बेसिस पे, वो जाने दो, तुम लोग नहीं करते हो, तुम लोग नालायक लोग हो इसलिए नहीं करते। मैं बता रहा हूं आपको सैलरी का बताओ ना, सैलरी कब अक्रू होता होगा, सैलरी अक्रू कब होता होगा? आज आप जॉब पे आए, आज का सैलरी अक्रू हुआ कि नहीं हुआ? और आज आप जॉब पे नहीं आए तो आज का सैलरी अक्रू हुआ क्या? तो सैलरी कब अक्रू होता है? डेली बेसिस पे। अरे आज आप जॉब पे आओगे तो आज सैलरी अक्रू हो जाएगा, लेकिन क्या आज का पगार आज मांग सकते हो अपन से? आज मैं जॉब पे, आज का सैलरी दो, हम बोलेंगे अभी मिलेगा नहीं। कब मिलेगा? मंथ एंड पे मिलेगा या अगले महीने के 5 तारीख पे मिलेगा। मतलब अभी अक्रू तो हुआ है लेकिन नॉट ड्यू। ऐसा सुना आप लोगों ने कभी? सैलरी अक्रूड बट नॉट ड्यू। फिर क्या होगा? मंथ खत्म हो जाएगा, अगस्त का महीना कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जब अगस्त का मंथ एंड हो जाएगा तो पूरे महीने की सैलरी आपने पूरे महीने काम किया होगा, अब ये हो जाएगा अक्रूड एंड ड्यू। मतलब अभी ड्यू हुआ, अक्रू तो रोज ही हो रहा था, लेकिन आज क्या हो गया? ये ड्यू। लेकिन 31 मार्च, 31 अगस्त, 30 सितंबर मतलब मंथ एंड पे हमारी सैलरी क्या हो जाती है? ड्यू हो जाती है। लेकिन कोई आपको उसी दिन सैलरी पे नहीं करता, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, कैश फ्लो मैनेज करना होता है, क्लाइंट को हमने बिल इशू किए रहते हैं, वो पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए 3-4 दिन लग जाते हैं। तो हम पे आपको यूजुअली 5th, 6th, 7th मतलब ये इन डेज पे आपको देते। तो पेड तो यहाँ पे होगा, मतलब सैलरी आप 5 तारीख को रिसीव करोगे। मुझे पूछना क्या, आपको पता, आप समझ पा रहे हो क्या मैं आपको क्या पूछना चाहता हूँ? कि सैलरी अक्रूवल बेसिस पर टैक्स होगी, ड्यू बेसिस पे होगी कि रिसिट बेसिस पे होगी? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? बिजनेस कहाँ पे होता है? मैंने बोला बिजनेस तो पक्का अक्रूवल पे ही होता है। मतलब बिजनेस में आपने भले पैसे आपको नहीं भी मिले, अक्रू हो गया था, आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। सैलरी का बताओ, सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्स होनी चाहिए? अक्रूवल, ड्यू या रिसिट? 3 इवेंट होते हैं तो पहला क्लियर है। सैलरी अक्रू कब होती है? रोज। सैलरी ड्यू कब होती है? मंथ एंड। और सैलरी पे कब होती है? अगले महीने के 5 तारीख को। अच्छा, ये अप्रैल से लेके फेब तक ये प्रॉब्लम नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि अप्रैल से लेके फेब में अक्रू भी उसी प्रीवियस ईयर में हो रही है, ड्यू भी उधर ही किधर तो हो रही है, और पे भी उसी प्रीवियस। तो पहले 11 महीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके साथ आता है? मार्च के महीने का। मार्च के महीने का सैलरी पूरा मार्च अक्रू हो रहा था, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख अक्रू रोज हो रहा था। ड्यू होगा 31 मार्च पे ना, तभी तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री मारोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि ड्यू हो गया था। लेकिन पे कभी मार्च में नहीं होगा, पे कब होगा? अप्रैल में। और जो लोग रिसिट बोल रहे थे कि रिसिट बेसिस पे सैलरी टैक्स होगी, तो वो लोग मार्च की सैलरी फिर अप्रैल में टैक्स करनी चाहिए, अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए रिसिट तो रॉन्ग है। अब बताओ, ड्यू पे होना चाहिए। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, कभी कभी ड्यू जो होता है ना वो 31 मार्च पे होता है, और कभी कभी ड्यू जो होता है वो 1 अप्रैल पे होता है, वो पढ़ाऊंगा आगे जाके। उन्होंने बोला अक्रूवल पे तो पक्का नहीं होगी, क्योंकि अक्रूवल ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, 365 डेज का एंट्री मारना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? क्योंकि रोज सैलरी अक्रू हो रही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट या टैक्सेशन ऑन अक्रूवल बेसिस, क्योंकि मुझे टीडीएस भी काटना है ना इसके ऊपर। रोज कैसे टीडीएस काटेगा रे? रोज अक्रू होगा, रोज टीडीएस काटूं? पागल नहीं हो जाएगा? 12 में साल में 12 बार टीडीएस काट सकता है, क्योंकि 12 सैलरी में दे सकता है। 365 डेज अगर आप मुझे टीडीएस काटने बोलोगे, 365 डेज एंट्री मारने बोलोगे, मैं पागल नहीं हो जाएगा? तो इन्होंने रिलैक्सेशन के लिए अक्रूवल हटा दिया यहां से, और उन्होंने बोला सैलरी को ड्यू बेसिस पर टैक्स करो। तो मेरे हिसाब से सैलरी 12 पूरे साल भर में 12 बार ही ड्यू हो सकती है। अक्रू 365 डेज हो सकती है, लेकिन ड्यू 12। और पेड भी कितनी बार हो सकती है? मुझे बताओ अभी आप लोग, मुझे ये समझ में आया सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस या रिसिट बेसिस, विच इज अर्लियर, ऐसा लॉ लिखा है, लेकिन मैं उसको पढ़ाता हूं आपको धीरे धीरे। मुझे पहले बताओ, आपका ये 12 महीना है, अप्रैल टू मार्च। सर मेरे से कुछ बात करनी है आपको? ऐसे ही ऐसे बैठे हो ना? हाँ, अप्रैल टू मार्च सैलरी है, अप्रैल से मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है आपका, कोई भी फाइनेंशियल ईयर है। मैं आपको बता रहा हूं कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थोड़े प्रॉब्लम मतलब कंपनी ग्रोथ पे है। ग्रोथ पे तो कैश फ्लो का इशू था। हमारे ऑफिस में ऐसा 1-2 बार हुआ है, तो हमने जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं, हम पहले, हमारे यहाँ पे सीनियर बनना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? बाकी ऑफिसर्स में होता होगा कि आप जितने सीनियर बनोगे आपको अच्छा लगता रहेगा। हमारे ऑफिस में आप जितना जूनियर रहोगे उतने खुश रहोगे। जैसे जैसे ऊपर आते हो ना, डायरेक्टर को तो हम सैलरी देते ही नहीं है। सैलरी छोड़ दो,
जो डायरेक्टर है उसको हम कभी कभी पीने के लिए पानी नहीं देते। हाँ, और बहुत टाइम हुआ मैं पानी पिया नहीं हूं, ठीक है ना, पानी नहीं देते मतलब नहीं, वो रहने दे, पेट में दे, इधर है ना, ये पी लेता हूं ना, अभी इतना मेहनत मत करो, मतलब अभी मैंने बोल दिया तो ये देखो कितना क्विकली एक्शन करते, अभी जाओ जाओ पानी लेकर आओ। हाँ भर के रखा, लेकिन देते नहीं वो, और भर के भी ऐसे टाइम पे रखते हो जब मैं केबिन में नहीं रहता। थैंक्स, तो ये मेरा भाई है। तो डायरेक्टर लेवल को तो हम ना इज्जत देते हैं, ना पैसा देते हैं, ना खाने पीने के लिए जगह देते हैं, ठीक है ना। घर में थोड़ी सी थी, फिर धन्या और साइली हमारे घर में शिफ्ट हो गई, अब घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो ये तो हो गया डायरेक्टर लेवल। शेयर होल्डर को तो हम कुछ पूछते भी नहीं है, ठीक है ना, उनको पता भी नहीं कि उनके पास शेयर होल्डिंग है, और वो कंपनी का कभी हिसाब किताब मांगने आए, वो आते भी नहीं हमारे शेयर होल्डर। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके भी हालात कुछ डायरेक्टर जैसे ही अभी हमने करके रखे हैं, क्योंकि आप चीफ हो, हेड हो, तो आप सैलरी क्यों ले रहे हो, कंपनी में कैश फ्लो कम है। फिर बाकी चीफ ऑफिसर्स को हम खाली पॉकेट मनी देते हैं, वी आर नॉट पेइंग देम व्हाट दे डिजर्व एंड दे आर नो मोर इंटर्न। आप लोग तो इंटर्न हो, छोटे लोग जो हो, चीफ ऑफिसर्स को तो 3-3, 4-4 साल हो गए, किसी किसी को 12 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, बट वी आर स्टिल पेइंग देम पॉकेट मनी। थोड़ा मोड़ा पैसा हम दे देते हैं उनको कि पेट्रोल वगैरह भरा पाए अपनी गाड़ी में, गर्लफ्रेंड को फ़ोन भी कर पाए, मोबाइल का रिचार्ज हो पाए, उतना ही पैसा हम देते हैं, उससे ज़्यादा हम लाड नहीं करते। और जब सैलरी रोकने की बात होती है या डिले करने की बात होती है, तो पहली जिसकी सैलरी रुकती है वो चीफ ऑफिसर की होती है। तो मान लेते हैं कि अच्छा क्यों रोकी जा रही है, क्योंकि कंपनी सीमेंट परचेस कर रही है, स्टील परचेस कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, खुद की बिल्डिंग बना रही है, तो ऐसा कभी कभी कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ सकता है। अभी नहीं है, जब भी आएगा तब की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 3 महीने यहाँ के समझ में आ रहा है, जैन फेब मार्च, क्लियर है ये महीने कौन से है, जैन फेब और मार्च। यहां पे आपको कंपनी ने सैलरी दी नहीं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं देगी, देगी, ड्यू हो चुका है, आपने जॉब किया है, अभी अकाउंट से ट्रांसफर नहीं किया है, ट्रांसफर शायद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। कब हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा कंपनी आपको बता रही है। मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको सैलरी कितने महीने की मिली, मिली कितने महीने की? अबे जब 3 महीने की नहीं मिली, 3 महीने की नहीं मिली तो मिली कितने ही, 9 महीने की। मैं आपको पूछना क्या चाहता हूं, आप टैक्स कितने के ऊपर भरोगे, 9 मंथ, 3 मंथ या 12 मंथ? समझ रहा है मेरा सवाल, समझ रहा है मैं क्या पूछना चाहता हूं आप लोगों से? ये जो 3 महीने की सैलरी जो आपको नहीं मिली, आपको उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू हो गई थी ना। यहां तो ये 9 महीने की क्या, ये ड्यू भी हो गई और रिसिप्ट भी हो गई, तो बहुत अच्छी बात है, ड्यू भी हो गया और रिसिप्ट, आप कंफ्यूज भी नहीं थे। यहां कंफ्यूज हो सकते हो कि नहीं, अरे सर जो चीज आपने दी नहीं उसके ऊपर टैक्स क्यों ले रहे हो? हम बोलते लेना पड़ता है टैक्स, क्योंकि ड्यू हुई है, रिसीव नहीं हुआ, आपका और एम्प्लॉयर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमें उससे कोई नहीं है। अब इसका लॉजिक भी सोचो, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया होगा? अब राहुल सर को इसके 3 महीने के ऊपर टैक्स नहीं भरना है, तो राहुल सर क्या बोलते हैं, राम सर कैश में दे दो, बैंक में मत दो। एक तो वो भी हो सकता था, दूसरा सर इस साल में मत दो, अगले साल दे दो, इस साल मेरा ऐसा भी बहुत इनकम ज्यादा है। ये एडजस्टमेंट ना हो पाए जो पहले तेजस्वी लोगों ने करके रखे होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इवन इफ यू डिड नॉट रिसीव इट, इट विल बी टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। समझ में आ रहा है? आगे चलूं। अब दूसरा एम्प्लॉय, हमारे यहाँ पे सागर जैसे भी लोग होते हैं कि कितनी भी दे दो उनको कमी लगती है, तो सागर जी ने इस पीरियड में कुछ करना है, कुछ भी करते रहते, वो भी तेजस्वी है, ठीक है। तो वो बता रहे कि क्या मुझे अप्रैल मई जून ये अगले 3 महीने का सैलरी अभी दे दो ना, अगले साल तो वैसे भी देने वाले थे, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस सैलरी, ठीक है ना, एडवांस सैलरी ली है सागर जी ने। ये सैलरी ड्यू हुई है क्या? पहले तो अक्रू, ड्यू तो तब होगी ना जब अक्रू होगी, हम तो इसी फाइनेंशियल ईयर में हैं, अभी तो वो महीने भी चालू नहीं हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको इस पीरियड में, इस फाइनेंशियल ईयर में आपके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आई होंगी? 12 तो इसी साल की आई रहेंगी,
प्लस अगली 3 आपने क्या कर ली, एडवांस ले ली, तो टोटल कितनी सैलरी आपके बैंक में दिखेंगी, 15। मेरा सवाल क्या होगा आप लोगों से, टैक्स कितने महीने की सैलरी के ऊपर भरोगे आप? हाँ, तो वैसे तो ये 3 महीने की सैलरी ड्यू नहीं हुई है, लेकिन ये क्या हो गई है, रिसीव्ड। और इनकम टैक्स में सैलरी टैक्स होती है ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। तो जो सैलरी आपने अभी अर्न भी नहीं की है, रिसीव तो कर लिया आपने, टैक्स अभी भर दो। लॉ है, अकाउंट्स नहीं है। वो अकाउंट्स बता रहा था, ये ऐसा ऐसे मत कर, ही वॉज गिविंग राइट आंसर इन अकाउंट। सालो जिसका अकाउंट्स अच्छा होता है ना वो कंफ्यूज होता है, इसलिए इतना पढ़ाना पड़ रहा है। तुम लोग तो कंफ्यूज भी नहीं हो, तुमको तो मैं कुछ भी बोलूं, मैं बोलूंगा अभी 18 महीने की सैलरी टैक्स होगी, अब बोलोगे हाँ हो ही सकती है। हाँ ये भी बात बरोबर है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए तो इतना बताना पड़ रहा है ना कि क्योंकि लॉ है ये, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, मैं अकाउंट थोड़ी ना, लॉजिक थोड़ी ना क्या पढ़ा रहा हूं मैं, लॉजिक नहीं है इसमें कुछ है तो है, टैक्स कर दिया कर दिया, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम अभी अगले साल से है। अगले साल सैलरी मिलेगी कितनी, 9, क्योंकि 3 तो पहले ही लेके रहे, लेकिन ड्यू कितनी होंगी, ड्यू तो 12 होगी ना। अब अगले साल कितनी सैलरी के ऊपर टैक्स भरोगे, बात तो सही है, ऐसा भी सोचना चाहिए, ये भी तो लोचा है। तो आपका अभी चूज तो करना पड़ेगा कुछ, तो आपका मन क्या कर रहा है, 9 महीने के ऊपर भरोगे कि 12 महीने के ऊपर भरोगे, आपका मन बताओ। 9 बोलने वाले बच्चे हाथ ऊपर करें, अरे करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, नहीं 12 बोलने वाले बच्चे हाथ ऊपर करें कम से कम, और बीच वाले रहने दो, आप कुछ ऊपर नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में। तो अगले साल 9 महीने के ऊपर ही टैक्स लगता है। चल लेकिन ड्यू तो 12 हो गए थे, तो उन्होंने सेक्शन में जहाँ पे ये लिखा है ना सैलरी टैक्स ऑन ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस विच इज अर्लियर, वहाँ पे और एक सेंटेंस लिखा है, once salary is taxed on receipt basis it will never be taxed again on due basis, and once salary is taxed on due basis it will never be taxed again on receipt basis। आपको ये लॉजिक पहले भी लगाना चाहिए था। मार्च की सैलरी ड्यू तो मार्च में हुई थी, लेकिन रिसीव तो नेक्स्ट ईयर में हुई थी। अरे तो यहाँ पे 3 महीने के ऊपर आपने टैक्स भर दिया था ड्यू बेसिस पे, जबकि मिली भी नहीं थी। तो मैं अगले साल आपको पूछूं तो अगले साल कितनी सैलरीज मिलेंगी आपको, 15 मिलेगी ना, अगले साल की 12, और जो पिछले साल की जो 3 नहीं दी थी वो भी मिलेगी आपको। हेलो, तो अगले साल कितने के ऊपर टैक्स भरोगे आप, 12 के ऊपर, 3 क्यों नहीं, क्योंकि वो ड्यू बेसिस पे पहले क्या कर दिया था, टैक्स। सो वंस इट इज टैक्स ऑन ड्यू बेसिस इट विल नेवर बी टैक्स ऑन receipt basis, once it is taxed on receipt basis it will never be taxed again on due basis। salary chapter will never allow you to do double taxation because of this concept, due या receipt whichever is earlier, लेकिन टैक्स तो होगी ड्यू या receipt whichever is earlier। तो सागर भाई आपको क्या करना चाहिए था, एडवांस सैलरी लोगे तो 15 सैलरी टैक्स हो जाएंगी, क्या करना चाहिए था, इसका तोड़ बताओ। एडवांस सैलरी लोगे तो टैक्स होगी, ये लॉ पढ़ा है मैंने, मैं इसका आपको सॉल्यूशन पूछ रहा हूं। मार्च के बाद लेना चाहिए था, ये भी कर सकते, लेकिन जनवरी में जरूरत है, तो जरूरत मार्च के पहले ही है, तो कैश में नहीं लेना है। ऐसे चिंदी प्लानिंग पूछ रहा हूं मैं, चिंदीगिरी नहीं पूछ रहा। हाँ तोड़ बताओ, ऑफिशियली लोगे, कंपनी से ही लोगे, अकाउंट में ही लोगे, मार्च के पहले ही लोगे, बताओ कैसे लोगे। एग्जैक्टली आप क्या करके ले लो, लोन करके ले लो। सैलरी करके क्यों ले रहे हो, लोन अगले साल सेटल हो जाएगा ना, तो यू डोंट टेक इट एज एडवांस सैलरी, टेक एडवांस अगेंस्ट सैलरी। वर्डिंग में समझ में फर्क में आ रहा है क्या, एडवांस सैलरी मतलब सैलरी इन एडवांस, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज लोन, कि मैंने गिरवी क्या रखा है, मेरी जो फ्यूचर की सैलरी वो मैंने गिरवी रखी है, तो दैट इज एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो एग्जाम में आता है एडवांस सैलरी टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी नॉट, दैट इज लोन। समझ में आ रहा है, वर्डिंग्स के ऊपर चेंज हो जाता है। पर्टिकुलर्स में आता है ना आपके ट्रांजैक्शन में आपको टैक्स अमाउंट लिखना होता है, तो उसमें ऐसा आता है एडवांस सैलरी, तो आपको टैक्स लेना पड़ेगा, एडवांस अगेंस्ट सैलरी डैश मारना पड़ेगा। ओके ऑल राइट। तो आई गेस मैंने चार्जिंग सेक्शन के बहुत सारे बातें आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया अभी
Income is taxable under IFS only when there is an employer-employee relationship, that is contract of service, master servant भी बोला जाता है, between payer and payee. Once this relationship is established, anything received from employer is taxable as salary on due basis or receipt basis, whichever is earlier. और वहाँ पे और एक लाइन मॉड्यूल में लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, कि अगर सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्स होगी तो फिर से रिसिट बेसिस पे टैक्स नहीं होगी, और रिसिट पे होगी तो फिर से ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं होगी. ये लीगल अंडरस्टैंडिंग था सैलरी चैप्टर का. ये नहीं भी पढ़ते हो तभी भी चल जाता है, क्योंकि इसका और एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है. तो मैंने पढ़ा दिया. तो कल से क्या पढ़ेंगे, सैलरी चैप्टर का कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म. क्या पढ़ेंगे, ये दिख रहा है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हम कल से चालू करेंगे. ओके, पक्का क्लियर है. इधर एक नोट दिया है, खाली वो नोट पढ़ा देता हूँ. अगर आपको नेट सैलरी दी गई है, नेट सैलरी मतलब जैसे मैंने अभी बोला ना, एक झोल करेंगे. झोल मतलब क्या, लोन लेंगे यार. तो मुझे बताओ, आपने 1 लाख रुपए का लोन लेके रखा है एम्प्लॉयर से, हाँ लेके रखा है लोन, और आपकी महीने की सैलरी 50,000 है, 50,000 है. आपने एम्प्लॉयर को बोला मेरा लोन 30,000 से डिडक्ट कर देना और मेरे को खाली 20,000 दे देना. लोन आपका अलग अलग साइड पे आपका लोन चल रहा है ना, तो लोन अभी कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, 70,000. सैलरी आपकी कितनी मिलनी चाहिए थी आपको, 50,000. 50 में का आपने कितना रिपे किया, 30,000. तो आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 20,000 ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा ना. लेकिन टैक्स कितने पे लगेगा, अर्न कितना किया था आपने, 50,000 पे लगेगा. तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको नेट सैलरी एग्जाम में दी होगी, तो नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस करने के बाद दी होगी, तो आप टैक्स करने के टाइम पे क्या करोगे, उसको पहले ग्रॉसअप करोगे, जिसके वजह से भी नेट हुई रहेगी उसको ग्रॉसअप. तो टीडीएस माइनस होता है, तो टीडीएस को ऐड करेंगे, ठीक है ना. एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ माइनस होता है. आपको धीरे धीरे समझेगा ये सब क्या है, उसको भी आपको मतलब अगर सैलरी में से कुछ माइनस करके दिया होगा, यूजुअली नहीं देते क्वेश्चन में, लेकिन बहुत रेयरली प्रैक्टिकली आपको मिलता है. अगर सैलरी में से कुछ माइनस करके आपको नेट आपके अकाउंट में, तो आपको पता होगा फॉर्म 16 में जो आपकी सैलरी दिखती है और बैंक अकाउंट में जो सैलरी आती है वो सेम नहीं होती. बैंक अकाउंट में आपको 90,000 दिखेगा, जबकि फॉर्म 16 में 1 लाख दिखेगा, क्योंकि 10,000 की डिडक्शन हो रहे हैं वहां पे. तो आप टैक्स कितने के ऊपर भरोगे, 1 लाख के ऊपर भरोगे. बैंक अकाउंट में कितना आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना. ग्रॉस सैलरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे. हाँ, वो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा फॉर्म 16 लेके कि नेट और ग्रॉस कैसे होता है. थियोरेटिकली तो ये नहीं आता, थियोरेटिकली हमको ग्रॉस ही दिया जाता है. 99.99% ग्रॉस ही एग्जाम में आता है. मतलब हमको ग्रॉस ही दिया जाता है, हम ग्रॉसिंग अब करते नहीं है. अगर नेट किया होगा तो आपको क्या करना है, ग्रॉसिंग, ठीक है ना. और डिडक्शन क्या होते हैं आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा कि डिडक्शन क्या होते हैं, तो आपको डिडक्शन समझ में आएंगे. कल से हम लोग फॉर्मेट पढ़ना चालू करेंगे. दैट्स फाइन. ओके, थैंक यू, नमस्कार.